हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले और ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो पहले आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को ज्योग्राफी का 10 MBBI 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाया था और आप सभी से वादा किया था कि इसी प्रकार से मैं 2-3 पार्ट और दे दूंगा, मतलब 5 पार्ट टोटल दूंगा और 50 प्रश्न पढ़ाऊंगा सब्जेक्टिव का, जिसको आप सभी को देख कर जानी चाहिए, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपका एग्जाम भी बहुत बेहतर जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम आज भी देखते हैं कि कौन प्रश्न आपके लिए बेहतर हो सकता है इस साल के एग्जाम के लिए। वैसे वैसे प्रश्न ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, नगरीय जनसंख्या के बारे में मैंने आप सभी को पढ़ाया था। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, पहले इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा भी गया, तो आप लोग लिखिएगा जनसंख्या संगठन या जानकीय संरचना जो है उन विशेषताओं को कहा जाता है जिसकी माप की जा सके तथा जिसकी मदद से विभिन्न प्रकार के व्यक्ति और समूहों का अंतर स्पष्ट किया जा सके, जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय, जीवन प्रत्याशा, निवास स्थान, ग्रामीण, नगरीय इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जो जनसंख्या संगठन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। मतलब जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा जनसंख्या संगठन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं या इस प्रकार से हम निकालते हैं कि इसकी विशेषता ये होता है कि जब हम जनसंख्या संगठन निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस विशेष क्षेत्र की लिंगानुपात क्या है, मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या कितना पाया जाता है, शिक्षा की स्थिति कैसी है, व्यवसाय की स्थिति कैसी है, जीवन प्रत्याशा दर की कैसी है, जन्म और मृत्यु दर कैसी है, तो इसके बारे में हमको इससे जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कौन से प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। वैसे प्रश्न ही मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले आप सभी है ना इस PDF को भी आप सभी हमसे प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से प्रश्न। देखिए मैं आपको चुन चुन कर इसमें से प्रश्न पढ़ा दूंगा, जिससे आपका एग्जाम बहुत बेहतर है। देखिए ये देखिए कृषि घनत्व क्या, टॉप लेवल का प्रश्न है। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। पूछता है कि कृषि घनत्व जो है यह क्या है, तो आप लोग क्या लिखिएगा, प्रति वर्ग मील या वर्ग किलोमीटर कृषि क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या कृषि घनत्व कहलाती है। मतलब प्रति वर्ग मीटर या प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग कृषि के लिए लगे रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कृषि घनत्व कहते हैं। अर्थात कृषि में लगी जनसंख्या और कुल जनसंख्या क्षेत्र के अनुपात को कृषि घनत्व कहा जाता है। जैसे अगर आपसे को कहे कृषि घनत्व निकालने के लिए, तो कृषि में संलग्न जनसंख्या, मतलब मान लीजिए अगर कहे कृषि घनत्व निकालिए तो कैसे निकालिएगा, तो अगर कोई किसी क्षेत्र में मान लीजिए यहाँ पे 40 व्यक्ति काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 40 व्यक्ति। और कृषि क्षेत्र, ठीक है, कृषि का क्षेत्र कितना है, तो कृषि का जो क्षेत्र होगा, ठीक है, उसको मान लीजिए 20 किलोमीटर का ये क्षेत्र है, तो इसको जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 20 दूना 40, मतलब 2 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, कृषि घनत्व निकाल सकते हैं। मतलब 20 वर्ग किलोमीटर या 20 वर्ग मील में कितने लोग काम करें, तो 2 लोग काम करें। इस प्रकार से आप सभी इसका परिभाषा भी बता सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। ये भी प्रश्न देख लीजिए कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखे। मतलब विस्तृत वाणिज्य अनाज जो है यह कृषि के किन्हीं 4 विषय को के बारे में कह रहा है लिखने के लिए, तो लिखिएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के 4 फसल निम्नलिखित है, कपास, चाय, जूट, कॉफी। ये सब क्या विस्तृत रूप से पूरे देश में फैला हुआ व्यापारिक चीज़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इसके बारे में लिख सकते हैं, बहुत अच्छा सा नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे और भी देखते हैं कौन से प्रश्न आपके एग्जाम के लिए टॉप लेवल का हो सकता है। सामूहिक कृषि का वर्णन कीजिए। सामूहिक कृषि के बारे में भी पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप सभी सामूहिक कृषि के बारे में भी देख लीजिए, पूछ दे अगर कि सामूहिक कृषि से आप क्या समझते हैं या सामूहिक कृषि के बारे में लिखिए, तो लिखिएगा सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। मतलब सामूहिक कृषि में क्या होता है कि उत्पादन के जो भी साधन होंगे, यह उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होगा, यह इसका पूरा स्वामित्व जो होगा पूरे संपूर्ण समाज पे, मतलब क्योंकि सामूहिक कृषि के समूह के द्वारा किया जा रहा है, तो संपूर्ण समाज तथा सामूहिक श्रम पर आधारित होगा। मतलब सभी समाज मिलकर हम इस काम को करेंगे, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, तो सामूहिक कृषि कर सकते हैं। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। क्या है, सभी कृषक जो है अपने संसाधन को मिलाकर, जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते हैं। यह अपनी दैनिक
आवश्यकता मतलब डेली की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भूमि के छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते हैं, जिसमें वो उपज करके अपना मतलब भरण पोषण करता है। सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है। सरकार जो है वो उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है, उत्पादन को सरकार के निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। मतलब सरकार कहता है भी कि आपको है एक वर्ष में इतना टन चावल उत्पादन करना है, और उसी के लक्ष्य पे मतलब सरकार ये भी कहता है कि हम अगर आप इतना चावल और टन उत्पादन करके दीजिएगा तो हम आपका जो चावल है इतना मूल्य पे इसकी खरीदारी करेंगे, ठीक है। और कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ से प्रारंभ हुआ था, जहां इसको कोल खोज के नाम से भी जाना जाता है। कोलख खोज के नाम से भी दिया गया या उस नाम से भी जाना जाता है। तो सामूहिक कृषि के बारे में पढ़े, इस प्रकार से आपसे भी लिख सकते हैं। चलिए देख लो कोको के बारे में आप क्या समझते हैं। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। पूछ देता है कि कोको के बारे में आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा कोको एक कृषि उत्पाद है जिसे चॉकलेट या सॉफ्ट ड्रिंक या कोको कोला इत्यादि बनाया जाता है। कोको से क्या बनता है, कोको एक कृषि उत्पाद है, ठीक है। कोको एक प्रकार का कृषि उत्पाद है, मतलब कृषि द्वारा यह इसको उत्पादन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, जिससे हम चॉकलेट बनाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोको कोला हो गया या कोई भी ड्रिंक होगा उसे बनाते हैं, ठीक है। इसका उत्पादन जो है पश्चिम अफ्रीका विशेषकर घाना में होता है। पश्चिम अफ्रीका के विशेषकर जो पश्चिम अफ्रीका में घाना क्षेत्र है, घाना क्षेत्र में तो वो नहीं मतलब घाना नाम ही है उस क्षेत्र का, वहाँ होता है। और फ्रांसीसियों ने यहाँ इसकी पौधा लगाई थी। इसकी खेती रोपण कृषि के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। इसकी खेती मतलब किसकी, कोको की अगर पूछे कोको के कृषि कहाँ होती है, ठीक है, तो यह किस प्रकार की खेती है, तो ये एक प्रकार का रोपण कृषि है। और यह किस क्षेत्र में होती है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। यहाँ से आपका 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा यदि आपसे भी अच्छे से देखेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये टॉप लेवल का प्रश्न हो सकता है कि कृषि ऋण प्रदान करने वाली 4 संस्थाओं का नाम लिखिए या उसके विशेषताओं को लिखिए, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को सबसे पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि कृषि ऋण प्रदान करने वाली 4 संस्थाओं के नाम लिखिए, तो लिखिएगा कृषि ऋण प्रदान करने वाली 4 निम्नलिखित संस्थाएं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कृषि को ऋण देता है मतलब कर्ज देता है। सहकारी समितियां भी कृषि को कर्ज देता है। सहकारी भूमि विकास बैंक जो है यह भी कृषि को कर्ज देता है, ठीक है, ब्याज देता है। और उसके बाद लोन देता है, राष्ट्रीय बैंक भी लोन देता है। तो इस प्रकार से आप सभी इसके बारे में लिख सकते हैं 2 नंबर के लिए, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न था। इसके अतिरिक्त तो स्वयं सहायता समूह हो गया, पैक्सों का संगठन हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा हो गया, किसानों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराती है। मतलब ये सारा चीज़ जो है ये किसान को क्या कर रहा है, तो वित्तीय मदद उपलब्ध करा मतलब पैसा प्राप्त करवा रहा है, मदद कर रहा है, ताकि वह किसान अच्छे से खेती कर सके। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी के लिए, मुक्ता व्यापार ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब अधिवासों को उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों को व्याख्या कीजिए। ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन देख लीजिए ये 40 नंबर प्रश्न। थोड़ा सा अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि लग रहा है ये आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट हो। सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं, प्रश्न पूछा जाए तो जब किसानों का एक समूह अपने स्वेच्छा से कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए सहकारी संगठन का गठन करता है और मिलजुल कर आपसी सहयोग से खेती करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सहकारी कृषि करते हैं। मतलब जब किसान अपनी स्वेच्छा के अनुसार से कृषि करके अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो वह क्या करते हैं, सहकारी संगठन का गठन करते हैं। मतलब सभी किसानों का एक संगठित करता है, एक गठन बनाता है, एक टीम बनाता है और मिलजुल कर आपसी सहयोगी से क्या करता है, खेती करता है। और इस खेती को ही हम क्या कहते हैं, इसी खेती को हम सहकारी कृषि कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लीजिएगा 2 नंबर के लिए टॉप लेवल का प्रश्न, ठीक है। पहले मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, आप लोग देख कर जाइएगा, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। विश्वास हो तब, ठीक है, विश्वास न हो तो बस ऐसे ही इग्नोर कीजिए। आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दीजिए, ठीक है, टॉप लेवल का प्रश्न। आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दीजिए। लिखिएगा वे उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तुएं उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाया जाता है उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या क्या लिखेंगे, वे उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तु बनाने के लिए, मतलब आधारभूत उद्योग पूछे तो वैसे उद्योग जिनके उत्पादन हम करते हैं अन्य वस्तु बनाने के लिए, ठीक है। हम इसका उत्पादन तो करते हैं, मतलब इसका उद्योग में काम करते हैं, लेकिन क्यों, कच्चे माल के रूप में करते हैं ताकि उसके अन्य उद्योग बन, जैसे लोहा इस्पात हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया इत्यादि के प्रयोग में लाया जाता है। इन उद्योगों को चलने वाली संस्था मशीन में भी लोहा इस्पात बनती है, ठीक है। इन उद्योगों को चलाने वाली मशीनें भी लोहा इस्पात से बनती है, ठीक है। इस प्रकार से पहले आप
इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुटीर उद्योग में लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये टॉप लेवल का प्रश्न है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा भी है कि कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए या इसके बारे में लिखिए। आप लोग लिखिएगा कुटीर उद्योग या गृह उद्योग निर्माण की छोटी इकाई है। ठीक है, कुटीर उद्योग जिसे हम गृह उद्योग मतलब घर का उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है यह निर्माण के किसी भी वस्तु के निर्माण की सबसे छोटी इकाई होता है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं एवं संसाधन और औजारों द्वारा परिवार के सदस्य मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और तैयार माल का या तो वे स्वयं उपभोग करते हैं, मतलब जो भी चीज़ बनाते हैं मतलब घर में जो भी चीज़ बनते हैं उसका या तो वो स्वयं उपयोग कर लेते, उपभोग कर लेते, या स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते, मतलब बेच देते जिससे कुछ पैसा कमा ले। इस उद्योग से दैनिक जीवन में उपयोगी आने वाली वस्तुएं, जैसे इस उद्योग से दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली कौन कौन से वस्तु है, जैसे हम क्या करते हैं पदार्थ, जैसे कौन से पदार्थ हो जाएगा, खाद्य पदार्थ हो गया, किसी भी खाने वाले पदार्थ का निर्माण हम घर में कर रहे हैं वो भी उद्योगों के अंतर्गत हो जाएगा। कपड़ा हो जाएगा, चटाइयाँ हो जाएगा, बर्तन हो जाएगा, औजार हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, जुट्टे, छोटी मूर्तियाँ, ये सब क्या हो जाएगा तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत शामिल है। और इसके बारे में मतलब कुटीर उद्योग वैसे उद्योगों का कहते हैं जिसका निर्माण घर में किया जाता है। ठीक है, और ये छोटा उद्योग होता है और इस उद्योग का मतलब एक लक्ष्य होता है कि अपने दैनिक जीवन को सही से बेहतर से चलाना। और अगर अगर घर में ही सारे जो जितना माल बनाए उसका हम घर में उपयोग कर ले तो ठीक है, नहीं तो अपने आसपास के बाज़ार में उसका बेचकर कुछ पैसा कमा लेना, जिससे मतलब हम दूसरी चीज़ों का प्राप्त कर सके, दूसरी चीज़ों को खरीद सके। ठीक है, लघु उद्योग क्या होता है? तो लघु उद्योग कुटीर उद्योग से भिन्न होता है। मतलब लघु उद्योग जो है ये कुटीर उद्योग से अलग होता है, भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा उद्योग है, करेक्ट। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, इसमें स्थानीय रूप से कच्चे माल का उपयोग होता है, किंतु इसका कारखाना घर से बाहर रहता है। इसका कारखाना जो है मतलब फैक्ट्रिया जो है ये घर से बाहर रहता है। अर्धकुशल श्रमिक मतलब अर्धकुशल श्रमिक एवं शक्तियों के संसाधनों के चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है तो इसमें बहुत सारे श्रमिक मतलब मजदूर लगे रहते हैं। और आज आधुनिक युग का जो भी यंत्र होते हैं, मशीनें होते हैं, वो भी लगा रहता है। रोजगार के अवसर इसमें मिलते हैं, रोजगार के अवसर इसमें अधिक होते हैं। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे देश अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के उद्योग में बिजली, इलेक्ट्रॉनिक, खिलौने, मशीनें की पूर्ति वस्त्र इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब देखिए कुटीर उद्योग एक छोटा उद्योग है जिसका निर्माण हम घर में करते हैं और इससे पैसे कमाते हैं या हम इसका खुद उपयोग करते हैं। और लघु उद्योग जो हो जाएगा ये एक बड़ा उद्योग है और इससे जितने भी माल बनाते हैं ये हम क्या करते हैं बड़े पैमाने पर बनाते हैं ताकि हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकें। मतलब लोगों को सहायता करने का मतलब हो कि हम उसको बेच सकते हैं बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे देशों में, और उससे हम रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो कंपनी का मालिक होता है वो पैसा कमाता है और इसमें बहुत सारे लोग, क्योंकि एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको रोजगार भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पहले इस प्रश्न के आंसर जल परिवहन से आपके क्या लाभ है, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को भी। ठीक है, जल परिवहन के क्या लाभ है, लिखिएगा। जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है क्योंकि सागर या महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जल परिवहन में मार्ग मतलब रास्ता का निर्माण नहीं करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्या है तो ये सागर हो या महासागर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे अगर आपको जल परिवहन के माध्यम से कहाँ जाना है तो भारत से श्रीलंका जाना है, भारत से श्रीलंका जाना है, तो क्या आप मार्ग का मतलब रास्ता का निर्माण कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, क्योंकि जल से जाना तो आप नाव से डायरेक्ट मतलब तैरते तैरते या जो भी माध्यम से जाना उससे चल जाए, क्योंकि इसमें मार्ग मतलब रास्ता का निर्माण हमें नहीं करना पड़ता है। इसमें रख रखाव का बहुत कम खर्चा पड़ता है। इसमें क्या है कि किसी भी चीज़ के रख रखाव के लिए बहुत कम खर्चा पड़ता है। केवल दोनों छोरों का पतन बनाने और उसके रख रखाव की आवश्यकता है। केवल दोनों छोरों का पतन बनाने में रख रखाव की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे श्रीलंका जाना है तो हमें पता रहना चाहिए ना कि ये श्रीलंका है, तो इस दोनों छोर का और इधर भारत है। ठीक है, तो पता रहना चाहिए। बाकी हम किधर से भी मतलब ये सारा इसमें तो जल ही है, तो हम कहीं से भी किसी भी प्रकार से रास्ता से हम जा सकते हैं। तो
इसकी मतलब मार्ग की आवश्यकता नहीं होती, केवल हमें बिंदु का ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना देर हम चलेंगे या कितना किलोमीटर चलेंगे तब हम श्रीलंका में पहुंच जाएंगे, कितना किलोमीटर चलेंगे तो भारत में पहुंचेंगे। तो इसकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से पहले लिख सकते हैं, लिखेंगे आगे लिखिए। यह परिवहन बहुत ही सस्ता होता है। अगर पूछे कि परिवहनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन होता है, तो जल परिवहन, और सबसे महंगा परिवहन वायु परिवहन, ये याद रखोगे, ठीक है। अतः लंबी दूरी तय कर भारी माल को ढोने का यह सबसे अधिक लाभदायक होता है, ठीक है। मतलब अगर लंबी दूरी तय करना है और भारी माल को ढोना है तो सबसे आसान और सबसे सस्ता जो परिवहन होगा यह जल परिवहन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जल परिवहन के बारे में लिख सकते हैं। रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। टॉप लेवल का प्रश्न, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए ऐसे प्रश्न भी आएंगे ना, और कहीं कहीं सर इतना नंबर लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, एकदम 100% गारंटी 2 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछेगा मतलब जितना पूछेगा उतना ही लिखेगा। कहते हैं रे तू ज़्यादा एडवांस नंबर, मतलब कोई किसी भी चीज़ में हम लोग कभी कभी ज़्यादा एडवांस भी बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं। मतलब अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 शब्दों में, ज़्यादा लिख पा रहे हैं तो आप 50 शब्दों में, 60 शब्दों में, इससे ज़्यादा शब्द में आपको आंसर नहीं देनी चाहिए। इससे ज़्यादा दे रहे हैं तो मतलब एग्जामिनर भी कहेगा अरे ये बच्चा एडवांस है, ठीक है। और पता है ना कि कॉपियों को ऐसे लिखे, जब मैं कई बार के वीडियो में बोलता हूँ कि कॉपी को जब आप अपने एग्जाम में लिखिएगा तो दुल्हन की तरह सजाइएगा। एक दुल्हन काली कलौटी कैसी भी रहती है तो वह जिस दिन उसकी शादी होती है इतना सज सवर गई रहती है कि मतलब जो भी बारात में आए रहते हैं या कहीं भी रहते तो उसको केवल किस चीज़ पे फोकस रहता है, दुल्हन पे फोकस रहता है। पूरे मंडप में, हिंदुओं में मंडप होता है, ठीक है, और मंडप में या जयमाला में क्या है तो सब लोग किसको देख रहे होते हैं, जबकि हीरोइन हो सकता है लड़की की बहन भी, मतलब लड़का का साली भी बहुत सुंदर हो, ठीक है, लेकिन लड़का का साली पे भी उस दिन मतलब बहुत कम ध्यान जाता है जितना ज़्यादा ध्यान हमको दुल्हन पर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि दुल्हन को उस तरीके से सजाया जाता है। तो अगर प्यारे आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना है तो एकदम गारंटी रखे कि आपको अपने कॉपी को दुल्हन की तरह सजाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कह रहे हैं कि दुल्हन की तरह, कि सर बोले दुल्हन की तरह सजाने के लिए तो आप लिपस्टिक हो गया, बहुत सारे, पता नहीं यार, मुझे एक लिपस्टिक याद रहता है ज़्यादातर, मतलब महिलाओं के मेकअप में, लड़कियों के मेकअप में आईलाइनर हो गया, पता काजल हो गया, पता नहीं क्या क्या मेकअप होता है। तो उस मेकअप को आपको लेकर नहीं जाना है, मतलब आपको यह कार्य करना है कि कॉपी को बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। कॉपी लिखने का तरीका मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेजा हूँ, कैसे आप कॉपी लिख सकते हैं। और जितना बेहतर कॉपी लिखिएगा प्यारे उतना ज़्यादा आप नंबर लाइएगा, ठीक है। एक मतलब कम पढ़े लिखे बच्चे बहुत अच्छा नंबर ले आते, क्यों ले आते, वो उसका नंबर 400 प्लस आ जाता है। और खूब मेहनत करके जो एक बच्चे पढ़ते रहते हैं या पढ़ती रहती है उसका नंबर है ना 350 प्लस में जाकर अटक जाता है, 70 75 या 80 या 85, इस प्रकार से जाकर वो 400 प्लस भी नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता पता है? क्योंकि पढ़ने में तो असल में बच्चा ये तेज़ है, लेकिन इसकी राइटिंग कॉपी लिखने का तरीका गलत था। और इसने दिमाग लगाया कि नहीं, फलना सर ने बोला है कि कॉपी को बहुत अच्छे से दुल्हन की तरह सजा कर लिखा है, तो उसने हमारी बात को मानकर हमने जैसा कहा वैसा वहाँ पे जाकर कॉपी लिख कर आया, इसलिए उसका नंबर बढ़ जाएगा। तो याद रखोगे कॉपी बहुत अच्छे से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि व्यापारिक समूहों के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ होते हैं। तो देख लीजिए एक बार, हालांकि ये प्रश्न मैं पढ़ाऊंगा नहीं, देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाकी इसका पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूँ। तो देख लीजिए इस प्रश्न को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपक्षीय व्यापार क्या है? बहुपक्षीय व्यापार क्या है? आंसर में अगर आपसे पूछे तो बहुपक्षीय या बहुपार्श्विक व्यापार, ठीक है, बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। मतलब बहुपक्षीय या बहुपार्श्विक व्यापार जो होता है, मल्टीलेटरल ट्रेड जो होता है, ये बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। एक देश अन्य देशों के साथ व्यापार कर सकता है और कुछ देश व्यापारिक साझेदारी को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र MFN बराबर मोस्ट फॉरवर्ड नेशनल की स्थिति प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार से बहुपक्षीय व्यापार के बारे में आपसे भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा व्यापार जिसमें एक देश दूसरे देश के व्यापार कर सके तथा मतलब व्यापारिक साझेदारी भी अपना मजबूत कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, ठीक है। चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित कीजिए, उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नहीं, देख लेते हैं। और भी कोई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए टॉप लेवल का प्रश्न, वैसे प्रश्न मैं आप सभी को पढ़ा दूंगा। हाँ ये प्रश्न देख लीजिए, ये टॉप लेवल का प्रश्न, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि वर्ष 2091 से 2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता को स्पष्ट कीजिए। मतलब वर्ष 2091 से लेकर 2001 ईस्वी तक, मतलब लास्ट 10 सालों में
जो जनसंख्या वृद्धि हुआ इसकी विभिन्नताओं को लिखिए, मतलब अलग अलग राज्यों के बारे में थोड़ा सा लिखिए, विभिन्नता बताइए, अंतर बताइए कि किस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ाते। लिखिएगा वर्ष 1991 और 2000 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में पारदर्शिक विभिन्नता बहुत अधिक है। सर्वाधिक वृद्धि दर नागालैंड का है, जिसमें मतलब सबसे अधिक जनसंख्या का वृद्धि हुआ, जिसमें 64.53% की उछाल हुआ था। न्यूनतम वृद्धि मतलब सबसे कम केरल का था, केरल की जनसंख्या सबसे कम वृद्धि किया 10 सालों में। केरल के अतिरिक्त दक्षिण तमिलनाडु, जिसमें केरल का अतिरिक्त जो दक्षिण राज्य है तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, इसका ये सब दिया है कि जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रकार से रहा था, कम रहा था वृद्धि दर, और इसकी स्थिति मतलब धीरे धीरे इस प्रकार से, यानी इसके बारे में कह रहा है यार लिखने के लिए। ये समझाने योग्य प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा मतलब डाटा दिया है तो डाटा को आप लोग देख लीजिए और लिख सकते हैं, या आप लोग सिंपल से अगर डाटा याद न रहे तो लिखिएगा वर्ष 2091 से 2001 की दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग विभिन्न थी, ठीक है, जिसमें सर्वप्रथम पहले नंबर पे नागालैंड था जिसका जनसंख्या वृद्धि दर 64.53 पॉइंट था, और दूसरे नंबर पे जो अंतिम था जिसका न्यूनतम था वह केरल थी जिसका जनसंख्या वृद्धि दर 9.43% है, ठीक है। इस पर बस इतना ही भी लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। मैं जो समझा रहा हूँ उतना लिख देना आप सभी को, ठीक है, बाकी पूरा डाटा याद करोगे तो करते रह जाओगे। चलिए देखिए, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से, तो विश्व व्यापार संगठन जो होता है इसका आधारभूत कार्य पूछ रहा है कौन कौन से कार्य है, तो देख लीजिए। विश्व व्यापार संगठन का जो मेन कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मतलब व्यापार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना जिससे एक देश दूसरे देश से आसानी से अपना व्यापार कर सके। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, पूछे कि इसकी स्थापना कब हुआ था, वर्ष 1995 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन को ही हम इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, जिसे WTO कहते हैं, मतलब इस प्रकार से आपसे भी लिख सकते हैं। ये प्रश्न देख लीजिए, ये भी प्रश्न शायद 10 नंबर प्रश्न, 10 से हम ज़्यादा प्रश्न पढ़ा दिए, लेकिन चलिए ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब प्राथमिक में और द्वितीयक गतिविधि जो होता है मतलब कार्य होता है इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो आप लोग सिंपल से भाषा में लिख सकते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है और इसमें व्यक्ति अपने आवश्यकता की स्थिति प्रत्यक्ष रूप से भौतिक पर्यावरण से प्राप्त करता है। मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या है, तो पर्यावरण पर मतलब पूरे रूप से संपूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, और इसमें व्यक्ति अपने आवश्यकता की वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से भौतिक पर्यावरण से प्राप्त करते हैं, जो मतलब पर्यावरण है उससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत अखरोट, भोजन संग्रहण, पशु चारण, मछली पकड़ना, वनों में लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य से मिलित किए जाते हैं। ये सब क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इससे सम्मिलित किया जाए। इसके विपरीत जो द्वितीय कार्य है, ये द्वितीय कार्य में क्या होता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चा माल का कच्चा माल को दूसरे रूप प्रदान कर देना, मतलब दूसरे रूप में बदल देना, यही क्या कहलाता है, तो द्वितीय क्रियाकलाप कहता है, ठीक है। और यह उपयोगी हो जाता है और मूल्यवान भी बन जाता है, ठीक है। ये क्योंकि हम कच्चे माल को क्या कर रहे हैं, जैसे गन्ना है, तो गन्ना क्या है, तो गन्ना में भाई ये प्राकृतिक चीज है, और इसी को हमने क्या किया, गन्ना माल को मतलब कच्चे माल को हमने क्या किया, मतलब कल कारखाने मशीनों का उपयोग करके इसको हम चीनी में, ठीक है, चीनी में, शक्कर में, बहुत सारी चीज़ों में, मिश्री में, इस सब में हम इसको बना देते हैं। तो क्या चीनी क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है और बहुत ही उपयोगी हो जाता है, क्योंकि हम गन्ना को हर साल मतलब गन्ना से चाय बना पाएंगे नहीं ना, बना पाएंगे। और मान लीजिए जो गन्ना है तो जिस समय गन्ना रहेगा उस समय हम उसका रस ढाल कर किसी भी तरीके से चाय बनाएंगे, लेकिन हर साल क्या मतलब जिस मौसम में गन्ना न रहे उस समय क्या चाय बनाने के लिए तो हमें शक्कर चाहिए ना, चीनी चाहिए ना, तो क्यों, तो कहाँ से लाएंगे, तो कच्चा माल से हम क्या करते हैं, मतलब मशीनों से क्या करते हैं, हम चीनी बना लेते, तो उसका हम उपयोग किसी भी साल और किसी भी मौसम किसी भी टाइम कर पाते हैं। तो इस प्रकार से पहले इसका आंसर लिख सकते हैं आपसे बड़ी आसानी से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत। पहले ये 2 वीडियो हो गया ज्योग्राफी का, ठीक है, और आप लोग प्लीज़ पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, और हम इसी प्रकार से 2 वीडियो या 3 वीडियो और दूंगा, 3 वीडियो, क्योंकि 5 वीडियो को वादा किया तो 5 वीडियो दूंगा। कहता तो हूँ कि एक वीडियो में 10 प्रश्न पढ़ाऊंगा, लेकिन 10 से ज़्यादा प्रश्न भी मैं पढ़ा देता हूँ। तो डोंट वरी, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, सारे विषयों की तैयारी कर लेना, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।